हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वेदांत क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम हिंदी जो पार्ट थर्ड में आगे के प्रश्न करने वाले हैं पेडागोजी के शिक्षण विधियों को उनको देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, वह कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में नहीं होता। ठीक है, तो आदर्श वाचन, मौन वाचन, अनुकरण वाचन या समवेत वाचन। आप सभी को पता है जब गद्य और पद्य की बात आती है तो पद्य में हमेशा अपने को या बालक को बोलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, यानी वो मौन वाचन नहीं कर सकता पद्य में, लेकिन गद्य में मौन वाचन किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मौन वाचन। अब गद्य में प्रयुक्त होने वाले 3 वाचन आपको ध्यान रखने हैं, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन और मौन वाचन। ये तीनों किस में प्रयुक्त होते हैं? गद्य में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन सभी साथ बच्चे वाचन करें ये पद्य में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो ये केवल ये वैसे तो पद्य में भी प्रयोग कर सकते हैं, गद्य में भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन गद्य में प्रयुक्त होने वाले मुख्यतया 3 ही वाचन हैं। उनका नाम है आदर्श, मौन और अनुकरण। और मौन वाचन ऐसा है जो पद्य में कभी प्रयोग नहीं कर सकते, केवल गद्य में ही होगा इसका प्रयोग। अगला प्रश्न है, किसी भाषा का प्राथमिक रूप क्या कहलाता है? लिखित होता है, मौखिक होता है, सैद्धांतिक होता है या व्याकरणिक होता है? तो हमें पता है पहले मुख से निकलेगी तभी तो वो वर्ण बनेगी, तो मौखिक रूप ही उसका सैद्धांतिक रूप होता है। यानी किसी भी भाषा का प्राथमिक रूप कहें, प्रारंभिक रूप कहें, उसकी प्रथम अवस्था कहें, वो एक ही हो सकती है, मौखिक। उसके पश्चात उसे लिखित रूप बनाया जाता है, उसे वर्णों में ढाला जाता है उस मौखिक स्वरूप को, और आत्मा से निकलने वाली जो मुख बातचीत है वही आपकी क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है, बाहर निकलती है जब वो। ठीक है, इसके बाद ही नियम सिद्धांतों का निर्माण कब करते हैं? जब लिखित भाषा बनानी होती है। लिखित रूप के लिए हमें नियमों की, सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। भावबोध किस शिक्षण का प्रमुख अंग है? भावबोध किस शिक्षण का प्रमुख अंग है? गद्य, कहानी, निबंध, कविता। आपको पता है भाव जब हम कभी कोई गाते हैं तो भाव वहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है, तो कविता शिक्षण में यह कविता शिक्षण का प्रमुख अंग माना गया है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए? राष्ट्रीय, संपर्क, मातृभाषा, विदेशी। तो आपको पता है मातृभाषा होनी चाहिए प्राथमिक स्तर पर। किस भाषा शिक्षण के नियम उदाहरण देकर नियमों को निर्धारण किया जाता है? तो आपको पता है जहां उदाहरण से नियमों की ओर बात की जाती है वह आगमन विधि होती है, और आगमन में पहले स्थूल फिर बाद में सूक्ष्म की ओर जाया जाता है, पहले मूर्त बाद में अमूर्त की ओर जाया जाता है। तो ये देखो आगमन से निगमन की ओर, ये क्या होता है? ऐसा सूत्र है जो कि आगमन विधि का है। पहले उदाहरण तो आगमन, फिर नियम, इसका मतलब निगमन। तो यही मेल खाता है। हालांकि मूर्त से अमूर्त की ओर भी कहते हैं इसे, और ज्ञात से ज्ञात की ओर भी कहते हैं, लेकिन आगमन विधि का है ये उदाहरण से नियम की ओर। तो यही सही आंसर होगा। मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण जब पढ़ने में अक्षमता होती है तो उसे क्या कहते हैं? जब मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति हो जाए शारीरिक रूप से या पहले जन्म के पहले, तो उसे अलेक्सिया कहा जाता है। वैसे इसे डिसलेक्सिया कहते हैं हम, लेकिन अलेक्सिया भी कहा जा सकता है, जिसमें भाषा का संप्रेषण विकार हो जाता है। और यहाँ पढ़ने पर संप्रेषण नहीं, जिसमें पढ़ने पर, केवल पढ़ने पर ही वहाँ पर आपको विकृति नज़र आती है। और जब बोलने में विकृति हो तो वो अफेजिया होगा। तो यानी कि बोलने में विकृति अफेजिया, पढ़ने में विकृति डिसलेक्सिया। ठीक है, डिसलेक्सिया होगा जब पढ़ने में अक्षमता होती है। आगे बढ़ें। बालकों में दक्षता, ज्ञान, समझ और प्रत्यय आदि व्यवहार परिवर्तन किस परीक्षण के माध्यम से किया जा सकता है? अनुभव से, कि उनका अनुभव से क्या हमें दक्षता, उनका ज्ञान, उनकी समझ पता लग सकती है क्या? उनके कौशल से, उनके विषय परीक्षण से, या उनके उपलब्धि परीक्षण से? तो हमें याद होना चाहिए उपलब्धि परीक्षण एक ऐसा परीक्षण होता है जिसमें बच्चों को अंक भी दिए जाते हैं और पता लगाया जाता है कि किस में कितनी योग्यता है, किस में कितना ज्ञान है, कितनी समझ है, कितने प्रत्यय उसमें बन चुके हैं, कितनी समझ उसमें बन चुकी है। इन सब का परीक्षण हम उपलब्धि परीक्षण के द्वारा करते हैं। यानी कि छात्रों को विभिन्न विषयों में ज्ञान अथवा अधिगम की प्राप्ति किस सीमा तक हो चुकी है, इन सब का पता कैसे लगता है? मतलब उस लेवल का पता लगाने के लिए हमें उपलब्धि परीक्षण की आवश्यकता होती है। अच्छा, फिर ये भी याद रखना है, अगर उपलब्धि परीक्षण हो गया हो और आपको लगे कि जो बालक कमज़ोर हैं या उनके कम अंक आए हैं, फिर उनका निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। यानी कि उपलब्धि परीक्षण के बाद में उन बालकों का, सभी बालकों का निदानात्मक परीक्षण किया जाएगा।
फिर निदानात्मक परीक्षण के द्वारा जो कमज़ोर रहे हैं उनका निदानात्मक परीक्षण किया जाएगा, और जहाँ जहाँ कमी लगी है फिर उनका उपचार किया जाएगा, तो उपचारात्मक शिक्षण भी किया जाएगा। तो पहले उपलब्धि परीक्षण होता है, फिर निदानात्मक होता है, फिर उपचारात्मक होता है। अगला प्रश्न, भाषा के विकास के लिए बालकों के विद्यालय की भाषा एवं घर की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो दोनों में समरूपता होनी चाहिए। अगर एक होगी, एनसीएफबी क्या कहते हैं? एनसीएफबी कहता है कि बालक के बाहरी ज्ञान और विद्यालय के ज्ञान को जोड़ा जाए और दोनों की भाषा एक जैसी ही होनी चाहिए। एनसीएफ 2005, ठीक है। प्रोफेसर यशपाल शर्मा इसके अध्यक्ष थे, और इसमें लगभग 37 विद्वानों ने इसमें 38 विद्वानों ने इसमें भाग लिया था जब एनसीएफ 1993 में ये गठन किया गया। उस समय प्रोफेसर यशपाल शर्मा की अध्यक्षता में गठन किया गया 1993 में। आगे बढ़ते हैं। हर्बटीय विधि के कितने पद हैं? हमें पता है हर्बटीय पंचपदी है, लेकिन वो 5 पद किस हिसाब से जमे हुए हैं ये भी एक तरह से पूछने की बात है कि ये कहाँ के रहने वाले थे? ये जर्मन के रहने वाले थे। तो जर्मनी के रहने वाले जर्मन हर्बर्ट स्पेंसर इनका पूरा नाम था। तो 4 पद इन्होंने दिए, बाद में 1 पद इनके शिष्यों द्वारा या इनके सहयोगियों द्वारा बाद में अनुयायियों द्वारा जोड़ा गया। लेकिन अभी वर्तमान में अभी जो प्रचलित है वो है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रस्तावना रखते हैं। सबसे पहले हमें पता है हम पाठ पढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें प्रस्तावना रखनी होती है। प्रस्तावना में समस्यात्मक प्रश्न भी रखा जाता है। फिर हमें अपना प्रेजेंटेशन करना पड़ता है जिसमें हम प्रस्तुतिकरण करते हैं। फिर हमें तुलना करनी होती है। तुलना को हम कहते हैं संबंध स्थापित करना, तो संबंधीकरण भी कहते हैं उसे, संबंधीकरण। तुलना करने के बाद हमें सामान्यीकरण करना पड़ता है। सामान्यीकरण को नियमीकरण भी कह सकते हैं। सामान्यीकरण के बाद में हमें प्रयोग कर देना होता है। तो ये 5 पद हैं जो अभी चलते हैं, नियमीकरण या सामान्यीकरण के बाद में प्रयोग करना, और तुलना या संबंधीकरण या तुलना। तो ये 5 पद है। वैसे ये जो इनके शिष्यों द्वारा जोड़ा गया वो बाद में 5वां पद जोड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी शिक्षण का ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या है? यदि ज्ञान देना है तो क्या है? भाषा तत्वों का सुनना पढ़ना, भाषा का संकलन, उपर्युक्त में से सभी। तो आपको पता है कि जब भी हम हिंदी शिक्षण का ज्ञानात्मक उद्देश्य की बात करते हैं तो LSRW यानी भाषा तत्वों का ज्ञान देना ही हमारा उद्देश्य है। भाषा तत्व के जो ज्ञान देना है, लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना, इनका ज्ञान देना, और साथ में जो भाषा के तत्व हैं, जो वर्ण ज्ञान है, अक्षर ज्ञान है, इनका ज्ञान देना ही हिंदी शिक्षण का उद्देश्य होता है। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य है, ठीक है। भाषा तत्वों का ज्ञान कराएं आप। और भाषा तत्वों में क्या क्या होता है? वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं, शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, विचार होते हैं। ये इन सब का ज्ञान कराना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण का उद्भव कहाँ पर हुआ है? मैंने आपको बताया था सूक्ष्म शिक्षण अमेरिका में इसका उद्भव हुआ, और वहाँ पर शिष्य थे W. एलन। और W. एलन व कीथ व एचिसन इन लोगों ने मिलकर के, जब W. एलन ने ये विचार दिया 1961 में, तो उनकी बात को हालांकि ज़्यादा ऐसे नहीं माना गया कि ये क्या है, ये कैसा शिक्षण है जिसमें छोटा सा शिक्षण है, सूक्ष्म शिक्षण है। तो वहाँ 1961 में W. एलन ने जब ये विचार दिया, तो फिर 1962 में ये कह सकते हैं इनके शिष्य या फिर पढ़ने वाले ही 2 थे जिनमें कीथ व एचिसन थे। इन लोगों ने 1962 में अपनी कक्ष में प्रयोग किया, और 2-3 सालों में प्रयोग करने के बाद 1963 में इसे नाम दे दिया गया सूक्ष्म शिक्षण। तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में इसे प्रयोग किया गया, याद रखना है आपको, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, हिंदी भाषा के कौशलों में ग्रहात्मक मतलब लेना, पढ़ना। तो पढ़ना भी क्या है? आप ग्रहण करते हैं, और सुनने में भी आप क्या है? ग्रहण करते हैं। तो दोनों चीज़ों में सुनना पढ़ना, ये दोनों चीज़ें ग्रहणात्मक हो जाएगी। और अभिव्यक्त करना हो आपको तो बोलो और लिखो, अभिव्यक्त हो जाएगा, ठीक है, अभिव्यक्त हो जाएंगे दोनों। नेक्स्ट प्रश्न, व्यतिरेकी विधि का दोष है। देखो व्यतिरेकी विधि का मतलब होता है तुलना करना, तुलना करके पढ़ाई जाती है, तो इसमें समय अधिक लगता है, ये इसका दोष है, बिल्कुल है। व्यतिरेकी जब तुलना करके पढ़ाएंगे हम तो हमें क्या है, समय भी ज़्यादा देना पड़ेगा। पहले एक भाषा की तुलना या एक पद्य की तुलना, फिर दूसरे की तुलना करना, तो ऐसे हो सकता है समय ज़्यादा लगे, और मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी नहीं है। बिल्कुल, जब तुलना की जाती है तो यहाँ केवल
कह सकते हैं कि मंदबुद्धि बालक तो इसे समझ ही नहीं सकते व्यतिरेकी विधि को, क्योंकि शिक्षक को भी ज़्यादा समझाना पड़ता है, दो दो भाषाएं होती है, तुलना की जाती है, और शिक्षक दोनों भाषाओं में कुशल होना भी ज़रूरी है। बिल्कुल सही है, ये एक दोष है इनका, तो उपर्युक्त सभी इसमें सही आंसर होगा। व्यतिरेक का मतलब ही होता है तुलना। जब दो भाषाओं में तुलना करके पढ़ाएगा तो मंदबुद्धि बालकों को एक तो दूसरी भाषा समझ में आए नहीं आए, दूसरा समय ज़्यादा लगता है, तो ये इनके दोष कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक श्रव्य और दृश्य सामग्री का प्रयोग से अपने अध्यापन को सफल बनाता है, मनोवैज्ञानिक बनाता है, रुचिकर बनाता है, प्रासंगिक बनाता है, या उपर्युक्त सभी। तो जब भी एक शिक्षक अपने पाठ्य सामग्री में, अपने शिक्षण में श्रव्य और दृश्य सामग्रियों को प्रयोग करता है तो अमनोवैज्ञानिक तो नहीं होगा, रुचिकर, वहां रुचि बढ़ जाती है बालकों की, प्रासंगिक कोई शब्द नहीं है, ठीक है, प्रासंग ऐसा नहीं है कि प्रसंगवश तो देना ही है, तो रुचिकर हो जाता है वहां पर, तो यहां बी करेक्ट आंसर होगा। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के गुण क्या है? एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की भाषा सरल व स्पष्ट होती है। पाठ्य पुस्तक के विभिन्न विधाओं का समावेश होता है। विधा कैसी? जैसे गद्य भी मिलेगा, पद्य भी मिलेगा, रचना भी मिलेगी और व्याकरण भी मिलेगा। यानी एक पुस्तक में ये चारों चीज़ें आपको मिलती है। जब छोटे बच्चों की किताबें आप देखते हैं तो वहाँ सारी चीज़ें मिल जाती है, और संपूर्ण पाठ्य व्यवस्थित ढंग से संग्रहित होता है, तो उपरोक्त सभी इसमें करेक्ट आंसर होगा। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में ये सारे गुण होते हैं। इसके अलावा आपको बाहरी जो उसका कवर होता है उसमें अच्छे से मुद्रण हो, चित्रित हो, पेपर अच्छा हो, और साथ में जो अध्याय है वे विद्यार्थियों की मानसिक आयु के अनुकूल होने चाहिए, उनके मानसिक स्तर के अनुकूल होने चाहिए, उनके बौद्धिक अवस्था के अनुकूल होने चाहिए, और विद्यार्थियों में ज्ञान प्राप्ति के लिए जो जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए वैसा उसी तरह से उसमें क्या है, चित्र भी पर्याप्त होने चाहिए। तो चित्रण भी अच्छा होना चाहिए, उसमें चित्र होने चाहिए पर्याप्त, और उसके मुद्रण अच्छा हो, और इसके साथ में, मुद्रण के साथ में उसका पेपर यानी कागज भी अच्छा हो, जल्दी गले नहीं, और अच्छे से बंधी हुई हो, क्या जिल्द अच्छे से बंधा हुआ हो, ये सारे गुण होते हैं। भाषा की दृष्टि से प्रथम बार विद्यालय आने से पूर्व बालक के पास क्या होता है? भाषा का बिल्कुल ज्ञान नहीं होता, भाषा में निपुण होता है, अपनी भाषा में समझने व समझाने में कुशल होता है। बिल्कुल, जब एक बालक विद्यालय आता है तो अपनी बात को बोलना, वो दूसरों को अपनी भाषा में समझाना उसे अच्छे से आता है। और चीज़ें उसे आती नहीं आती, पर अपनी भाषा तो उसे आती ही है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज हमारे 41 क्वेश्चन तक हमने किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से कल आपको वीडियो मिलेगा जिसमें आगे हम प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।